Hello everyone, this is Dr. Pradeep Dubey and you are watching DIMS Ophthalmology where you learn everything just by imagination. देखो रेटिना में मैंने कहा था कि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, चाहे रेटिना हो, चाहे यूविया हो, ग्लोकोमा हो, शुरुआत में पहले क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे। ठीक है, क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी के बाद क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे शॉर्ट में कि क्या इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर हम क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी या क्लिनिकल रेटिना के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट डिसीजेस के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो मुझे कोई बताएगा कि एम्ब्रियोलॉजी जो है, जो डेवलपमेंट है रेटिना का, ये कौन से डे से, आई का डेवलपमेंट कौन से डे से शुरू होता है? 6 weeks to 8 weeks. 6 weeks to 8 weeks Yes, sir. आई का डेवलपमेंट। हाँ सर। नहीं, गलत है। रवीश, कौन से डे से डेवलप होती है आई? डेवलपमेंट होना कौन से डे से शुरू होता है आई का? 21st. हाँ, वेरी गुड। 21st to 22nd डे से शुरू होता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखो 21st या 22nd डे से जब शुरू हो रहा है तो उसमें आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है, उसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब भी एम्ब्रियो की स्टडी, एम्ब्रियोलॉजी आप देखेंगे तो उसमें आपको याद क्या रखना है कि 3 जर्म सेल लेयर होती हैं। कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, इन्हीं 3 जर्म सेल लेयर से ड्राइव होती है डिफरेंट लेयर्स ऑफ रेटिना। तो अब देखो इन तीनों में ये याद रखना है, एंडोडर्म जो है इससे कोई भी स्ट्रक्चर रेटिना का ड्राइव नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने रूल आउट करना है सबसे पहले। उसके बाद बचती है एक्टोडर्म और मेसोडर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टोडर्म का क्या रोल है, उसके बाद हम देखेंगे मेसोडर्म का क्या रोल है, कौन कौन से स्ट्रक्चर मेसोडर्म से ड्राइव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक्टोडर्म जो ये दिख रही है, ये एक्टोडर्म, ये है जर्म सेल लेयर के एक्टोडर्म। ये जो एक्टोडर्म है इसमें होता क्या है, इसके सेंटर में ये दिख रहा है, ये सेंटर में डिफरेंशिएट होके क्या करता है, ये प्लेट बनाता है जिसे बोलते हैं न्यूरल प्लेट सेंटर में। उसके बाद ये डिफरेंशिएट होके सेंटर में न्यूरल प्लेट बनाता है, इसी को हम कहते हैं न्यूरो एक्टोडर्म। ठीक है, सेंटर में ये क्या करता है, ये डिफरेंशिएट होके एक प्लेट बनाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरो एक्टोडर्म। अब देखो ये न्यूरो एक्टोडर्म से न्यूरल सेल जितने भी हैं वो डेवलप होते हैं। तो कैसे डेवलप होंगे ये हम देखेंगे फर्दर। तो ये जो न्यूरो एक्टोडर्म मैंने आपको बताई, इस न्यूरो एक्टोडर्म में इसके पेरिफेरी में कुछ स्वेलिंग डेवलप होने लगती है, थिकनिंग डेवलप होने लगती है यहाँ पे। तो अब देखो इसे ध्यान से सुनो, जब यहाँ पे ये थिकनिंग डेवलप हो रही है तो ये थिकनिंग अगर ऊपर की साइड ये डेवलप होती है तो ये प्रेशर लगाएगी इस पे, जो भी न्यूरल प्लेट है। ठीक है, तो प्रेशर जब लगाएगी ये न्यूरल प्लेट पे तो ये डाउनवर्ड बोइंग हो जाएगी ये न्यूरल प्लेट की। और ये डाउनवर्ड बोइंग कब तक होती जाएगी, जब तक ये थिकनिंग बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे ये थिकनिंग बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ये डाउनवर्ड डिप्रेस करती जाएगी न्यूरल प्लेट को। अब देखो डिप्रेस होते होते ये प्लेट एक कप बना दिया यहाँ पे। अब देखो ये जो कप है, यहाँ पे देखोगे यहाँ से ये जो आउट ग्रोथ निकल रही है, आउट पाउचिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक सल्कस। ठीक है, अब ये ऑप्टिक सल्कस जो है ये धीरे 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 ग्रो करके यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल बना देगा, ये ऑप्टिक वेसिकल बन जाएगा एट लास्ट। तो देखो यहाँ पे एक चीज देखनी बहुत जरूरी है, यहाँ पे ये क्या था हमारे पास, एक्टोडर्म था। यहाँ पे ये क्या है, ये धीरे धीरे न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन कर रहा है। कहां से बन रही है न्यूरल ट्यूब? न्यूरो एक्टोडर्म से। यहाँ पे मैंने बताई थी ये न्यूरो एक्टोडर्म है, न्यूरो एक्टोडर्म। इससे डाउनवर्ड ग्रोथ हुई इसकी, यहाँ पे डाउनवर्ड ग्रोथ हो गई, ये ऑप्टिक वेसिकल बना दिया। यहाँ पे ये ऑप्टिक वेसिकल नहीं है, सॉरी, ये क्या है, न्यूरल ट्यूब बना दिया यहाँ पे। इस न्यूरल ट्यूब में लेटरल आउट पाउचिंग हुई। तो ये लेटरल आउट पाउचिंग होने के बाद क्या है, यहाँ पे ऑप्टिक स्टॉक बन रहा है और यहाँ पे ये ऑप्टिक वेसिकल बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, ये जो ऑप्टिक आउट पाउचिंग हो रही है ऑप्टिक वेसिकल की, यहाँ पे आप देखेंगे ये आउट पाउचिंग यहाँ पे आपको 2D में दिख रहा है, लेकिन हमारी बॉडी में जो डेवलपमेंट होता है वो 3D में होता है। कैसे 3D में होता है, देखो यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं, ये जो पार्ट है ये हमारी न्यूरल ट्यूब है अपसाइड डाउन। तो यहाँ पे मैंने ये जो पार्ट दिखाया गया है 2D में, ये कहाँ से लिया है, ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है। और ऊपर से अगर हम देखेंगे ये हमारा प्रोसेंसेफ्लॉन है और ये डायनसेफ्लॉन है। तो ये डायनसेफ्लॉन से आउटग्रोथ निकल रही है ऑप्टिक वेसिकल की।
तो यहाँ जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये हमें स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा न्यूरल ट्यूब का, लेकिन 3D में अगर हम देखेंगे तो न्यूरल ट्यूब का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो ये बताने का पर्पस क्या है मेरा, ये बताने का पर्पस ये है कि ये जो आउट पाउचिंग हो रही है और ऑप्टिक वेसिकल फॉर्मेशन हो रहा है, ये कौन से पार्ट से हो रहा है ब्रेन के न्यूरल ट्यूब के, ये डेवलप हो रहा है फ्रॉम द डायनसेफलॉन। ठीक है, डायनसेफलॉन। अब देखो यहाँ पे डायनसेफलॉन हो गया, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है दिस इज नोन एज प्रोसेनसेफलॉन। तो डायनसेफलॉन का ग्रोथ होगी, आउट पाउचिंग होगी, और वहां से ऑप्टिक वेसिकल फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ पे ये जो ऑप्टिक वेसिकल फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऑप्टिक वेसिकल क्या होगा, कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा फ्रॉम द प्रोक्सिमल एंड, और डिस्टल एंड से ये बल्बस हो जाएगा। तो ये प्रॉपर ऑप्टिक वेसिकल बनाएगा, और जहां से कंस्ट्रिक्टेड हुआ है इट फॉर्म्स द ऑप्टिक स्टॉक। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद देखो यहां से जो सेपरेशन हुआ था न्यूरल ट्यूब का, ये सेपरेशन होने के बाद ये जो एक्टोडर्म थी दिस इज नोन एज सरफेस एक्टोडर्म, दिस इज नोन एज सरफेस एक्टोडर्म। और ये जो न्यूरल ट्यूब टोटली वो हो गई, सेपरेट हो गई है, तो ये तो न्यूरल ट्यूब कहलाएगी, इट ड्राइव फ्रॉम द न्यूरो एक्टोडर्म। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको। अब देखो फर्दर ऑप्टिक वेसिकल से ही ऑप्टिक कप बनता है। अब वो कैसे बनता है, देखो इसमें ऑप्टिक कप फॉर्मेशन देखो कैसे होता है। यहां तक हमने देख लिया था ऑप्टिक वेसिकल नैरोइंग, फर्दर नैरोइंग हुई प्रोक्सिमल पार्ट की, और ऑप्टिक स्टाक बना, और उसके बाद ऑप्टिक वेसिकल जो टर्मिनल बल्बस पार्ट है वो ऑप्टिक वेसिकल फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे जो आपको एक्टोडर्म दिख रही है दिस इज नोन एज सरफेस एक्टोडर्म। ये हमने देखा था कि जो सेपरेट हो जाएगी ये न्यूरो एक्टोडर्म का पार्ट है और ये सरफेस एक्टोडर्म का पार्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे ग्रोथ होगी ऑप्टिक वेसिकल की, तो अब जैसे जैसे ये ग्रो करेगा धीरे धीरे इसका साइज बढ़ते चले जाएगा, जैसे जैसे ग्रो होगा। तो अब जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये इस पे प्रेशर बिल्ड करेगा। तो जितना ज्यादा प्रेशर किसी इंडिविजुअल पे लगता है, किसी पार्ट पे लगता है, उतना ज्यादा वो पार्ट स्ट्रांग होता चला जाता है। तो ये जो सरफेस एक्टोडर्म का पार्ट है ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा वहां पे वो फॉर्मेशन हो जाएगा, थिकनिंग हो जाएगी, और थिकनिंग होके वहां फॉर्म करेगा क्या, लेंस प्लेकोड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक स्टोरी टेलिंग बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये लेंस प्लेकोड फॉर्मेशन हुआ क्यों, क्योंकि ये ग्रो किया, इसने क्या किया, प्रेशर यहाँ इस पे बिल्ड किया सरफेस एक्टोडर्म पे। तो देखो यहाँ पे जितने भी एक्शन होते हैं इसमें अर्थ पे, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ रिएक्शन। तो देखो क्या ये इसे छोड़ देगा, ये भी इसे छोड़ेगा नहीं। तो जितना प्रेशर इसने इसके ऊपर बिल्ड किया था उतना ही प्रेशर ये इसके ऊपर बिल्ड करेगा। तो जब ये इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करेगा तो क्या होगा, इसमें इनवर्ट डिप्रेशन होने लग जाएगा। इसका जो ऑप्टिक वेसिकल था, जितना प्रेशर इसने इसके ऊपर लगाया है इसका ओवर रिएक्शन होगा, उतना ही प्रेशर ये इसके ऊपर लगाएगा। तो जैसे जैसे इस पे प्रेशर लगेगा ऑप्टिक वेसिकल पे, वैसे वैसे ये क्या करेगा, इसको डिप्रेस करता जाएगा, यहाँ डिप्रेशन फॉर्मेशन होगा। और ये कब तक प्रेशर लगाएगा, ये बदला और ज्यादा ही लेगा। तो ये क्या करेगा, ये तब तक प्रेशर लगाता चलेगा जब तक ये पूरा अंदर की तरफ इन्वेजिनेट नहीं हो जाता। और जब ये पूरा अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगा तो बाहर की जो सरफेस एक्टोडर्म है वो सेपरेट हो जाएगी, और अंदर ये जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे ये फॉर्मेशन होगा किसका, लेंस वेसिकल का। देखो यहाँ पे ये लिखा क्या, ये लेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, लेंस वेसिकल। इसको करेक्ट कर लेना, ये है लेंस वेसिकल। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो गया लेंस वेसिकल का, और ये दोबारा जो एक्टोडर्म है दोबारा आपस में ज्वाइन होकर सरफेस एक्टोडर्म जो है वो सेपरेट हो गया। तो देखो, और इसने इनवर्ड इन्वेजिनेशन होने के बाद इसने किया क्या, यहाँ पे ये ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे ये अंदर ऑप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये ऑप्टिक कप फॉर्मेशन हुआ है, इस ऑप्टिक कप में कितनी लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हैं। यहाँ देखो ये ऑप्टिक कप है, ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिक कप है ये कहाँ से फॉर्म हुआ, तो ये न्यूरो एक्टोडर्म से। ठीक है, लेंस अगर पूछा जाए कि लेंस का जो डेरिवेटिव है ये कहाँ से ड्राइव, हाँ सरफेस एक्टोडर्म। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक मतलब समझ आ गया सबको। तो इतना याद रखना है, सरफेस एक्टोडर्म से लेंस ड्राइव होता है। तो देखो यहाँ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। प्री पीजी में हम क्या करते थे, रटते रहते थे कि लेंस सरफेस एक्टोडर्म से, सरफेस एक्टोडर्म से। लेकिन अगर आपको ये स्टोरी याद है, ये स्टोरी टेलिंग अगर याद है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी याद नहीं होता, स्टोरी भी भूल जाते हो, तो यहाँ पे देखो लेंस में खुद लिखा हुआ है कि मैं सरफेस एक्टोडर्म से ड्राइव होता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। तो ये तो हो गया कि ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि रेटिना का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो यहाँ पे इतना हमने देख लिया था कि ऑप्टिक कप कैसे बन रहा है और ये जो ऑप्टिक लेंस वेसिकल है इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये चीज हमने देख ली है कि ये ऑप्टिक कप है, इसकी दो लेयर्स हैं, आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, और यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो रहा है लेंस वेसिकल का, ये लेंस वेसिकल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सरफेस एक्टोडर्म है। अब देखो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है ये मुझे बताएगा, ये जो ग्रोथ हो रही है ये आपको 2D में दिख रही है, लेकिन इसमें भी जो प्रोसेस होगा डेवलपमेंट का वो 3D में होगा, ठीक है। इन्वोल्यूशन होगा इस कप का। तो ये करेगा कि ये चारों तरफ, लेंस के चारों तरफ ये इसको कवर कर लेगा लेंस को। अब देखो यहाँ पे आप किसी भी बुक में डायग्राम देख लो, ऐसा ही डायग्राम दिखाएगा। ये मेरा हैंडमेड डायग्राम है, मैं अधिकतर आप लोगों को हैंडमेड डायग्राम प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि इजीली आप लोग ड्रॉ कर पाए एग्जाम में। तो देखो मैंने कहा यहाँ पे आपको 2D में दिख रहा है ये ऑप्टिक कप, और यहाँ लेंस वेसिकल भी आपको 2D में दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसके अराउंड 3D में देखना चाहूं तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये जो लेंस वेसिकल, ये जो ऑप्टिक वेसिकल है, ऑप्टिक कप है, ये आपको 3D में ऐसे दिखेगा। यहाँ पे चारों तरफ, यहाँ पे लेंस था हमारा, यहाँ पे इसके चारों तरफ आपको ये कवरिंग दिखाई देगी किसकी, ऑप्टिक कप की, एक्सेप्ट इन्फीरियरली डिफिशियंट होती है ऑप्टिक कप की वॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोइडल फिशर, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लिनिकली कि कोरोइडल फिशर क्या होता है। तो जो ऑप्टिक कप की वॉल है वो इन्फीरियरली डिफिशियंट होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक कोरोइडल फिशर। अब मुझे बताओ ये कोरोइडल फिशर नीचे की तरफ ये डिफिशियंट क्यों होती है, कोरोइडल फिशर फॉर्मेशन क्यों होता है रागिनी, व्हाई देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोरोइडल फिशर? Because it closes last. No. There are several organ which closes last. सर तो इसका मतलब ये नहीं है। पास करते हैं उससे। हाँ वेरी गुड हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो लेंस फॉर्मेशन, पूरा लेंस फॉर्मेशन नहीं हुआ था, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये लेंस वेसिकल है, लेंस नहीं है पूरा। तो लेंस को डेवलपमेंट करने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, ये एवेस्कुलर स्ट्रक्चर, इसको न्यूट्रिशन तो चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन वहां से वेसल यहाँ से पास करती है, यहाँ से जो वेसल पास करती हैं, ये वेसल इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं लेंस वेसिकल को, और धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूट्रिशन मिलता जाएगा इसे, वैसे वैसे लेंस फॉर्मेशन होता चले जाएगा, धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा और पूरा लेंस फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है, देखो यहाँ पे मैंने इसका कट सेक्शन भी दिया है। इसको अगर हम सजाइटल सेक्शन काटें इसको, और काटने के बाद सजाइटल सेक्शन काटने के बाद अगर हम देखें यहाँ पे, ये देखो ये लेंस वेसिकल है, इसको ग्रो करने के लिए आपको वेसल्स की जरूरत है। जो हाइलोइड आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो सप्लाई होती है यहाँ से। तो देखो ये हाइलोइड वेसल्स जो हैं, इनको पास करने के लिए स्पेस की तो जरूरत है ना, तो वही स्पेस प्रोवाइड करता है ये कोरोइडल फिशर, ठीक है। तो इनिशियली ये स्पेस प्रोवाइड करता है, फिर वो हाइलोइड जो वेसल्स हैं वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद फिर धीरे धीरे ये लेंस जो है वो ग्रो करता है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये इसका कट सेक्शन है, ये इसका सजाइटल सेक्शन मैंने कट किया और यहाँ आपको दिखाया ये ऊपर वाला पार्ट है इसका ऑप्टिक कप का, और नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने इसका कट सेक्शन दिखाया। अब देखो इसी को अगर आप देखेंगे, ये अगर नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को, तो देखो इसी को मैं अगर दिखाऊं आपको, डायग्राम दिखाऊं इसका, तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में ये देखो, ये है आपके पास यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये ऑप्टिक कप है, और इन्फीरियरली इस ऑप्टिक कप की जो वॉल है वो डेफिशिएंट है, जिसे हम कोरोइडल फिशर बोलते हैं, ठीक है। अब ये कोरोइडल फिशर से इनिशियली क्या पास कर रही थी, हाइलोइड वेसल आ रही थी, जो कि कहाँ पे सप्लाई कर रही थी, लेंस वेसिकल को सप्लाई कर रही थी, और फाइनली धीरे धीरे इसको ग्रो करवा रही थी, और ग्रो कराने के बाद पूरा लेंस फॉर्मेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, अब ये कोरोइडल फिशर जो बनी हुई है ये क्लोज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्लोज नहीं होगी तो वहां पे परमानेंट डिफिशियंसी हो जाएगी इन्फीरियर वॉल की, तो वहां पे डिफेक्ट आएगा, उसको क्या बोलेंगे, कोलोबोमा। तो देखो यहाँ पे क्लोज कब होता है ये भी पूछा जाता है आपसे। तो देखो यहाँ पे देखो पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो अगर आप ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना और वहां पे लिखते हैं ऐसे, तो आपका टाइम भी कम लगता है और एग्जामिनर को समझ भी आता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो आपको वहां पे कहानी नहीं लिखनी होती, केवल ऐसे लिखना होता है। ये एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए।
तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज देखो, ये देखो यहाँ पे ये चीज देखने की कोशिश करो। मैंने किया क्या है, इसको यहाँ से कट कर दिया और आगे से मैं देख रहा हूँ। इसको कट करने के बाद ये पार्ट मैंने सेपरेट कर दिया और आगे से इसको देख रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट जो है, राउंड वाला पार्ट, यहाँ पे मैंने शो किया है। तो देखो यहाँ पे ये आउटर लेयर हो गई ऑप्टिक कप की, ये इनर लेयर हो गई, ये इंफीरियर डिफिशिएंट वॉल हो गई जो मैंने कोरोइडल फिशर बोला था। और जो वेसल पास कर रही थी उसको मैंने बोला हाइलोइड आर्टरी, वो पास कर गई यहाँ से कोरोइडल फिशर से। अब इसके बाद देखो ये क्लोज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो परमानेंट डिफेक्ट हो जाएगा। तो ये अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में कि यह कब क्लोज होता है, तो नॉर्मली ये क्लोज होना चाहिए 33 डेज ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ, ये क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज अगर हो जाता है 33 डेज में, तो क्या होगा, ये परफेक्टली एक ऑप्टिक कैनाल बना देगा। ठीक है, ऑप्टिक कैनाल बन जाएगी और सेंटर में वहां से हाइलोइड आर्टरी पास करेगी सेंटर से। तो ये परफेक्टली ऑप्टिक कैनाल बन जाएगी अगर क्लोज हो जाता है 33 डेज ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ। लेकिन अगर ये परसिस्ट करता है 33 डेज में क्लोज नहीं होता है, फर्दर परसिस्ट करता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में आफ्टर डिलीवरी, देन इट फॉर्म्स द कोलोबोमा। ठीक है, तो ये है कोलोबोमा फॉर्मेशन का पैथोफिजियोलॉजी। Hello everyone, this is regarding my experience in DIMS ophthalmology. Dr. Pradeep Dubey sir has taught us basic to the core. And hello guys, I am Dr. Sadaf Khan. I have attended the DIMS ophthalmology classes by Dr. Pradeep Dubey sir. So let me tell you the importance of joining this class. हाय दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य शर्मा। मैंने दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना DNB इन ऑप्थेल्मोलॉजी कंप्लीट किया है। और दोस्तों मैं आप लोगों से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। he also made us do OSCE practice again and again, and he has even cleared all our doubts regarding the instruments, regarding the patient approach. Because the concept made by the sir is so good, so brilliant that without revision you can give the answer, and if you revise the thing then you can understand how you will going to excel in your exam. हमको जो समझाने का जो तरीका था उनका, वो इस तरीके से था कि हम लोगों को प्रैक्टिकल में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आई। हम लोगों को पता था वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमको किस तरीके से जवाब देना है, किन टॉपिक्स किन पॉइंट्स पे स्ट्रेस करना है जवाब देते टाइम, ऑस्की में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको हमको किस तरीके से फेस करना है, क्वेश्चन किस तरीके का आएगा तो हमको उसका क्या पॉइंट टू पॉइंट कौन सा जवाब देना है। तो ये हमको एग्ज़ाम तक हमारे दुबे सर ने बहुत अच्छे से समझाया। And I'll highly recommend everyone to join DIMS ophthalmology for better approach to a patient in ophthalmology, and he will surely guide you all how to deal, how to crack the examination, how to develop patient approach, which will not only help you in examination, it will also help you in the entire career of yours in ophthalmology. So I recommend everyone who is going to appear in the DNB ophthalmology practical or theory exam to take the guidance of sir. He will guide you even the day of your exam. He has supported us so much, like it's like a godfather to us. So I really thank you sir for everything, every effort made by you for our exam. दोस्तों मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप एक बार ये चीज़ एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए। जिस तरीके से आपको पहले चीज़ें आसान लगती थी जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हमने पढ़े थे, और जब तो वैसे ही आपको एक बार फिर से चीज़ें काफ़ी आसान लगेंगी।